मुझे फ़ोन आया पार्टी ऑफिस से कि केजरीवाल जी आपसे मिलना चाहते हैं। तो उनको भी बड़ा अच्छा लगा, इंटरेक्शन बड़ी अच्छी रही, तो बोले आप पार्टी ज्वाइन करो। फिर ये दिक्कत आई कि कहाँ से लड़ेंगे, तो मैं उसी वक्त सिसोदिया जी की तरफ देख के मुस्कुराया। मैंने कहा पटपटगंज वाली सीट चाहिए। तो उन्होंने कहा देखो, मैंने बड़े सेलिब्रिटियों को देखा जब वो चुनाव में उतरते हैं तो उनको एक कंफ्यूजन होता है कि मुझको तो लोग जानते हैं, राजेश खन्ना क्यों चुनाव हार गए थे दिल्ली में, इसी वजह से हारे। वो एज अ सेलिब्रिटी ही सड़कों पे घूमते रहे। तो लोगों ने भी रात में कह दिया कि भैया जाओ रटाओ 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 रटाओ, तोता बनाओ। यही तो इस देश के एजुकेशन सिस्टम का खराबी है। तो ये आपने बहुत बढ़िया बात कही, मैं आपसे थोड़े से डिबेट भी कर सकता हूं। मैं हाँ करूंगा इस पे। जब नौकरी करनी, गुलामी करनी, तो पढ़ना क्यों है? पढ़ना तो पड़ेगा ना, क्यों नहीं पढ़ना पड़ेगा? एंटरप्रेन्योर भी तो बन सकते हैं। कैसे बनेगा? अगर उसको नॉलेज नहीं होगा तो नहीं बन पाएगा। नॉलेज नहीं, अनुभव। नौकरी के लिए क्यों पुश किया जाता है वो बताओ। हाँ, ये बड़ा प्यारा सवाल है। दहेज के लिए कितने लड़के जो कहते साहब हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं कर रही है, तो करेगी 9 घंटा मोबाइल देख रहे हो तो सोचेगी नहीं कि ये भिखमंगा खुद तो मरेगा, हमको भी मार डालेगा। पहले स्वयंवर होता था, कोई डाइवोर्स नहीं होता था, क्योंकि लड़की देख लेती थी कि हाँ भैया बुलेट उठा लिया, हाथ मार दिया, खींच के पेड़ ही गिर गया, समझ गई, ठीक है। आज गोली चल गई, लड़का चारपाई के नीचे छुपा बैठा है, पत्नी से कह रहा दरवाजा खोल के देखो कौन है। अरे यार हंसने वाली बात तो है, कितनी सीरियस बात है ये। नहीं सीरियस बात नहीं है, तेरे को देख रहा। अच्छा, अवध ओझा जी का क्या लक्ष्य है? गोल क्या है? सेवा करना। क्या मिलेगा आपको सेवा से? बहुत बड़ी क्वेश्चन है। अगर मैं बकैती करता हूँ तो आओ किसी मंच पे बैठो मेरे साथ, साबित करो। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। और इतने पॉडकास्ट, इतने इंटरव्यू दिए, मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि मुझसे सवाल पूछ के तब मुझसे पूछना। खुला खेल फरुख्ताबादी, जो मन में आए पूछो। आप सेक्स एजुकेशन पे बात करते हो जबकि आप हिस्ट्री के टीचर हो, क्यों करते हैं आप? जहाँ से सृजन होता है, बच्चा पैदा होता है, वो चीज बुरी कैसे हो सकती है? हमने उस पर ग्रंथ लिखा, विज्ञान धारो तंत्र, हमने खजुराहो के मंदिर, मतलब। तो आप ओशो के विचारों से ज्यादा प्रभावित है कि गांधी के विचारों से ज्यादा प्रभावित है? गांधी के विचार एक सशक्त समाज के निर्माण के विचार है, और ओशो के विचार सामाजिक मुक्ति के विचार है। आप उनका मिक्सचर हो? हाँ बिल्कुल, प्रभाव तो सबका है मेरा। गुरुजी, आपकी बातों का भोकाल इतना खतरनाक है कि मैं आपकी वीडियोस बहुत देखता था, ठीक है। तो एक बार हुआ क्या, कंपनी चलाता हूँ मैं, ठीक है। तो उसमें एक बंदा आया सेल्स वाला, उसने बोला कि मैं 1 करोड़ रुपए की सेल्स लाया सर। मैं कहा क्या 1 करोड़ की सेल्स लाया तू? 10 करोड़ की सेल्स ला के बोल, बात कर, बोल राजा की तरह जा उनके पास कि 10 करोड़ रुपए दो। उसने तो नौकरी छोड़ दी अगले दिन। पर मैंने 200 करोड़ की कंपनी बना दी। क्या बात, 4 साल में। बहुत बढ़िया। सर मैं आज आपसे जम के सवाल पूछूंगा और आप जम के जवाब देना, ठीक है। बहुत इंटरव्यू दे रहे हो आप, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप उस एक्साइटमेंट से जवाब दो, जो एक्साइटमेंट आपकी वो आंखों में रोशनी वाली। हाँ वही, क्योंकि आपने बोला आप एक शिक्षक नहीं, एक नेता भी हो। आपके लिए कुछ लिख के लाया हूँ मैं, छोटी सी बात। हाँ प्लीज। मुश्किलें कितनी भी हो, राहें बन जाती है, जो जलते हैं अपनी रोशनी से वही सूरज कहलाते हैं, और जो लड़ते हैं तूफानों से वो इतिहास बन जाते हैं। बिल्कुल सही। यहाँ बीजेपी तो है तूफान और आप इतिहास रचने जा रहे हैं। धन्यवाद। सर जी, मैं एक कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आता हूँ, ठीक है। तो ये अभी तो मेरे लिए फील्ड नया है पूरा। तो होता क्या है वहाँ पे कि ना कोई भी जॉब एप्लीकेशन आती है, मतलब जो जिसकी नौकरी लगती है, तो जॉब एप्लीकेशन से आई, इसने एप्लीकेंट किया, या फिर रेफरल प्रोग्राम के थ्रू आती है। आपका आम आदमी पार्टी में रेफरल के थ्रू हुआ या फिर आपने एप्लीकेशन लगाई थी? नहीं, रेफरल के थ्रू हुआ। मतलब क्या बातें होती थोड़ी सी बताएंगे, मतलब कैसे बात हुई, पहली मुलाकात कैसे हुई, चाय पे चर्चा हुई? मेरे एक दोस्त हैं, डालास में रहते हैं, यूएस में। तो उनका रात में फोन आया कि अवध एक हाँ, बोले कि राजनीति की देवी तुम्हारे घर के दरवाजे पे खड़ी है। हाँ। तो मैंने खोलता हूँ दरवाजा अगर खड़ी है तो बोले हाँ यार खोल दो, और बहुत ज़रूरी काम है। और सारी बातें हुई कि ऐसी सी बात है। मैंने कहा ठीक। तो कहा हमारे लिए काम कर दो यार, इलेक्शन लड़ लो यार। हमने कहाँ कहा, इलेक्शन तो खत्म हो गया 24 का। बोले दिल्ली का है। हमने कहा हाँ दिल्ली का तो है। तो मैंने कहा पर विधानसभा मुझे नहीं लड़ना है। कहा यार समझा करो अवध। तो मैंने कहा चलो अगर तुम कह रहे हो तो, कुछ और अपनी आंतरिक बातें हुई। फिर दूसरे दिन मुझे फ़ोन आया पार्टी ऑफिस से कि केजरीवाल जी आपसे मिलना चाहते हैं। फिर मेरी मुलाकात हुई, और मुलाकात होने के बाद 2 दिसंबर को मैंने कहा, मेरी बात
यहाँ पर हुई, मैंने कहा आप शिक्षा के जो मेरे प्लान्स हैं मैं उनको इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ ऑफिशियल लेवल पे। तो 2-3 प्लान मैंने उनको बताया कि ये कर सकते, ये कर सकते। तो उनको भी बड़ा अच्छा लगा, इंटरेक्शन बड़ी अच्छी रही, तो बोले आप पार्टी ज्वाइन करो। तो 2 तारीख को मैंने पार्टी ज्वाइन किया। फिर ये हुआ कि भाई अब चुनाव लड़ना है, बोले हाँ लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये दिक्कत आई कि कहाँ से लड़ेंगे, तो केजरीवाल जी ने कहा मैं आपको कोई सीट दे दूँ और या आप कोई चाहते हो तो बता दो। तो हम भी बैठे थे, सिसोदिया जी भी बैठे थे, संजय भाई बैठे थे, सारे लोग बैठे हुए थे। तो मैं उसी वक्त सिसोदिया जी की तरफ देख के मुस्कुराया, बोले क्या हुआ? मैंने कहा पटपड़गंज वाली सीट चाहिए। वो भी उनके लिए बड़ी सरप्राइजिंग बात थी, भाई 4 टर्म से विधायक हैं और हर आदमी को वो जानते हैं। तो उन्होंने कहा देखो मोहम्मद भाई हम तो कहीं से भी लड़ लेंगे क्योंकि पूरी दिल्ली मेरा है, हमारे लिए तो हम लोग तो नेशनल लेवल के लीडर है। मैंने कहा सर यही बात मैं आपसे कहना चाहता था कि आप नेशनल लेवल के लीडर हो, हाँ। आप कहीं से भी लड़ सकते हो, पर मैं कहीं से भी नहीं लड़ सकता। जी बिल्कुल सही। क्योंकि राजनीति में आपको एक ऐसा बेस चाहिए होता है, बेस। जैसे मेरा 50 का परिवार यहाँ रहता है, 50 फैमिलीज रहती, तो पटपड़गंज मेरे लिए एक बहुत ही एक ताकतवर बेस था। 50 फैमिली का मतलब आप लगभग हर आदमी से कनेक्टेड हो। तो ये मुख्य वजह थी एंट्री की और पटपड़गंज लेने। पर इतना आसान है कि जितना आप आसान शब्दों में बात कर रहे हो कि हम बात किए, हो गया, सब सेटलमेंट हो गया, मैंने चुनाव लड़ना स्टार्ट कर दिया, इतना आसान तो नहीं लगता है सब। नहीं, लड़ाइयाँ तब मुश्किल होती हैं जब आप उस चीज के बारे में जानते नहीं हो। जब आप जानते हो कि आप क्या करने जा रहे हो, जैसे मुझे पता था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात क्या थी कि मैं यहाँ पैसे और पद की तलाश में नहीं आया, नाम की तलाश में नहीं आया। नाम तो ऑलरेडी है, मालिक ने दे ही रखा है, भगवान ने दे ही रखा है। 2-4-10 लोग हिंदुस्तान में जानते हैं, 2-4-10 लोग दुनिया में जानते हैं। पैसा उसने दे ही रखा है। तो ना तो मैं पहचान के लिए आया, ना मैं पैसे के लिए आया। तो फिर स्वाभाविक सी बात है, क्या करने आया हो? तो काम करने आया हूँ, और ऐसा काम करूंगा कि इस दिल्ली और फिर इस देश की जनता को एहसास होगा कि नहीं यार इस आदमी ने हमको कुछ दिया है। ऐसा बोला जाता है गुरुदेव जी कि आप तो शिक्षक रहे हैं, तो एग्जाम भी बहुत लोगों ने क्रैक किए होंगे, तो ऐसा बोला जाता है कि जब बच्चा कोई पेपर लिख रहा होता है तो सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे या फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब आपने ही बता दिया कि आपके रिश्तेदार यहाँ पे हैं, तो 2 लाख की पॉपुलेशन है अराउंड, अगर देखा जाए तो 2-2.5 लाख वोटर है, वोटर हाँ। 2-2.5 लाख लोग हैं, तो और रिश्तेदार हैं 500-600, तो यही क्यों? सबसे पहला पॉइंट होता है लोगों से कनेक्ट होना। कनेक्ट, जैसे मैं अभी पंजाब जाके चुनाव लड़ूं तो मेरी कनेक्टिविटी कम होगी। हाँ। क्यों? लैंग्वेज। अब पंजाब में जाके अगर मैं पंजाबी बोलूंगा तभी लोगों से कनेक्ट हो पाऊंगा, नहीं तो बाहरी का टैग लग जाएगा। बंगाल में अगर बंगाली बोलूंगा तो कनेक्ट हो पाऊंगा, तमिलनाडु में तमिल बोलूंगा तो कनेक्ट हो पाऊंगा। तो यहाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि पूर्वांचल की लॉबी बहुत ज्यादा है। अब मैं बाहर निकलता हूँ, जैसे कोई बोलता कहाँ हो भैया, कहाँ हाली, बस खट से तुरंत में कनेक्ट हो जाता हूँ। तो एक तो भाषा ने कनेक्ट कर दिया, शिक्षक होने के नाते बाकी लॉबी कनेक्ट हो गई। जैसे गढ़वाल की लॉबी है, पहाड़ी लॉबी है, उनके ही बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, वो भी मेरा गीता का प्रोग्राम देखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कनेक्टिंग फैक्टर हो गया कि एक जो बहुत बड़ी लॉबी है उससे कनेक्ट करने में आपको मुश्किल नहीं हो रही। इमीडिएट सामने पढ़े, सामने वाला बोला कहाँ जा रहे पढ़े, अरे भैया पहला की भैया। ये राजनीति का पहला चरण है जहां आपको सबसे पहली बात ये देखनी है कि जनता से इजी कनेक्टिविटी। ये तो आपने बोल दिया, ये भी बहुत सिंपल भाषा में बात हो गई, बट राजनीति में ऐसा बोला जाता है जब भी किसी नए आदमी को पार्टी में लाया जाता है तो वहीं से चुनाव लड़ाया जाता है जहाँ पे उनका गढ़ हो, मजबूती हो कि यार यहाँ से तो हारना असंभव है, तो आप तो पूरा सेफ खेल लिए सर। हाँ तो इस तो अच्छी बात है ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है ना। अरे सेफ खेलना चाहिए लोगों को, मतलब देखा जाए तो मतलब सिर्फ कुछ भी नहीं होता। स्मृति ईरानी जी को कभी एहसास नहीं था कि वो किशोरी लाल शर्मा जी से हार जाएगी। ये बात भी सही है। हाँ मतलब समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेफ खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए। सिर्फ मैंने कहा ना, खेलना कोशिश करते हैं लोग खेलने की। भाई मेरे ख्याल से जब स्मृति ईरानी जी लड़ी उनके खिलाफ, किशोरी लाल शर्मा जी के खिलाफ, तो उन्हें लगा होगा कि 3-4 लाख वोट से तो हरा ही देंगे, लेकिन कैसा पलटवार हुआ। तो आदमी को ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बड़े सेलिब्रिटियों को देखा, जब वो चुनाव में उतरते हैं तो उनको एक कंफ्यूजन होता है कि मुझको तो लोग जानते हैं, जानना अलग बात है, और लोगों से नेता के रूप में कनेक्ट होना अलग बात है। राजेश खन्ना क्यों चुनाव हार गए थे दिल्ली में? इसी वजह से हारे।
वो एज अ सेलिब्रिटी ही सड़कों पे घूमते रहे। तो लोगों ने भी रात में कह दिया कि भैया जाओ, आपको उतरना पड़ेगा दुकान में, घर पे जाना पड़ेगा, हाथ मिलाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। अब मैं कल एक झुग्गी में गया, वहां एक चाचा पराठा खा रहे हैं और वो भी गोभी का। हमसे कहा यार खाओगे? हमने कहा किसका पराठा? कहीं गोभी का। मैंने कहा मंगो। आपको पसंद है? बहुत। अब बैठ के उनके साथ में खाना खाया तो उन्होंने मुझसे पता छूटते क्या कहा भैया हमारे पूरा परिवार का वोट आज आपका। इतने लोग हमारे घर में आए, कोई एक गिलास पानी नहीं पिया आज तक। तो ये कनेक्टिविटी बनानी पड़ती है। लोगों को एहसास होना चाहिए कि ये मेरा नेता मेरा है, मेरे इसके बीच में कोई गैप नहीं होगा कि मुझे मिलने के लिए इससे 4 बाउंसर क्रॉस करने पड़ेंगे, 15 गनर क्रॉस करना पड़ेगा। तो फिर अगर लोग करेक्ट हो जाएंगे तो आपको वोट नहीं। राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब उन्होंने बोला था कि शिक्षक लोगों के लिए तो हमने 7वां वेतन आयोग ले आए हैं, अब तो हमारी सरकार ही आएगी, पर पता चला तो सब सुपड़े साफ हो गए। बिल्कुल, कनेक्टिविटी बहुत जरूरी। अच्छा, अपन थोड़ा सी बना वापस पीछे चलते हैं। अपन जब आप बात कर रहे थे अरविंद केजरीवाल जी से, और जब आपने बोला एजुकेशन के सेक्टर में हम कुछ काम करेंगे, तो कॉन्सेप्ट और क्रिएटिविटी पे आप शायद बात कर रहे थे। तो क्या मुद्दा क्या है एक्चुअली, मतलब एजुकेशन में क्या चेंजेस लाना चाहते हैं? आपने अपने बच्चे को पढ़ाना है, वो नहीं पढ़ रहा है, पढ़ाना है, 10th टॉप करवाना है, और बच्चा आपका शांति से बैठा कि भैया हमें पढ़ना ही नहीं, चाहे जो कर लो। तो आपने अपने बेटे से कहा कि तुझको हार्ले डेविडसन दिला दूंगा 10th के बाद, एक्सटर्नल फोर्स लगा दी, अब वो 6-6 घंटा पढ़ रहा है। यही तो है न्यूटन का पहला नियम, अ बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो जिसको ये बात समझ में आ गई, पहला नियम, उसका कोई काम जीवन में रुक ही नहीं सकता। वो जहां जाएगा एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा। कोई लड़की को ये थोड़ी क्या मैं तुमको बहुत प्रेम करता हूँ, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो, कुछ नहीं, सीधे टॉप ब्रांड की मर्सिडीज खरीदी, बर्थडे पे गिफ्ट कर दिया, प्लीज। उसने कहा ये कलर अच्छा नहीं, दूसरा मंगवा दे। माँ को वेला गिफ्ट कर दिया, दोस्तों की मदद कर रहा है। तो ये जो एक्सटर्नल फैक्ट फोर्स का जो न्यूटन का नियम जिसको पहला समझ में आता है, उसके जीवन बड़ा आसान हो जाता है। कहाँ समझ में आता लोगों को, थोड़ा समझाओ ना। और रटने की कोशिश करते हैं ना चतुर्लिंगम की तरह। जो चतुर्लिंगम है वो उसको थ्योरेटिकली सब पता है, लेकिन रैंचो का अप्लाइड फॉर्म में पता है। इसलिए रैंचो हर चुनौती को हैंडल कर लेता है। मतलब जो रैगिंग वाली सीन चल रही होती है, चतुर्लिंगम नंगा होकर नाच रहा होता है, लेकिन रैंचो साइंस का नियम लगाता है, तार खींचा, चम्मच बांधा, अर्थिंग का नियम लगा दिया। तो जिसको पढ़ाई दिखाई पड़ने लगी और उसने उसके सिद्धांत को जीवन में आत्मसात कर लिया, वो मस्त है। आपने इतने लोगों को पढ़ाया, आपको लग रहा था कि वास्तव में लोगों को पढ़ाई दिखती है? मतलब अगर थोड़ी सी ऐसी बात करें, अपन हजारों लोग एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, लोग आपको दिखता था कि यार इस बच्चे को पढ़ाई दिख रही है, इसको नहीं दिख रही है? समझ में आता है आपको वो? नहीं, यही तो इस देश के एजुकेशन सिस्टम का खराबी है, विडंबना है। मैं काले दे के गया ये कि रटाओ 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 रटाओ, तोता बनाओ। यहाँ तो हर बच्चा पढ़ता है नौकरी करने के लिए। जब नौकरी करनी, गुलामी करनी, तो पढ़ना क्यों है? पढ़ना तो पड़ेगा ना, क्यों नहीं पढ़ना पड़ेगा? हाँ, पढ़ना है एनलाइटनमेंट के लिए, जागरूकता के लिए, विजन के लिए। एंटरप्रेन्योर भी तो बन सकते हैं। कैसे बनेगा? अगर उसको नॉलेज नहीं होगा तो नहीं बन पाएगा। नॉलेज नहीं, अनुभव। जैसे आज की डेट में मैं ठीक है, बताऊं, मैं थोड़ा सा समझूंगा आपसे, आपने बहुत बढ़िया बात करी, मैं आपसे थोड़े से डिबेट भी कर मैं सकता हूँ। हाँ करूंगा इस पे। जैसे हमारे सड़कों पे कारें घूमती हाँ, घूमती है। है ना, सबको विंडशील्ड की प्रॉब्लम होती है कि शीशा गंदा हो जाता है। चाइना के मार्केट ने क्या किया, वो जो हम जो बार्बर की दुकान पे देखते हैं शावर मारने वाला, उसको उन्होंने वाइपर बना दिया। वो मेड इन चाइना भारत के बाजारों में बिक रहा है। अब अगर उसकी भारत के सारे शहरों में सेल हम 10 लाख मान ले पर डे की, सिर्फ 10 रुपए प्रॉफिट पे, तो हर दिन 1 करोड़ रुपए चाइना हमसे ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ये चीज हम नहीं बना सकते? अभी नहीं बना सकते। नहीं, उसमें क्या लागत है? उसमें कोई लागत ही नहीं है। गुरु जी, यहाँ पे लागत की बात नहीं आती है, यहाँ पे बात आती है, मतलब जैसे मैं एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड से आता हूँ, लागत की बात नहीं आती है। यहाँ पे आपको थोड़ा सी पढ़ाई करके आपको सीखना पड़ेगा, उन लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। मैं IITN वालों से बात करता हूँ कि मैंने कहा जब तुमको ये ग्रॉसरी का एक बिजनेस ही करना था तो तुम IIT में क्यों गए? तो उनका जवाब सुनिएगा, वो बोलते हैं कि अच्छा अभिषेक जी बहुत बढ़िया है कि IIT में क्यों गए? IIT में हम इसलिए गए कि भैया हमको जो दिमाग है वहाँ पे लोगों का, वो हमको सीखने को मिला वहाँ पे। अगर वो हमको आज सीखने को नहीं मिलता तो शायद मैं ये बड़ा बिजनेस नहीं बना पाता। तो क्या तर्क है आपका इसमें? कबीर दास जी स्कूल नहीं गए, पर उनसे बड़ा ज्ञानी दुनिया में नहीं है।
स्कूल हमें संस्कार देता है, हाँ स्कूल विजडम नहीं देता। अगर विजडम से स्कूल पैदा होता तो सारे बड़े बड़े स्कूलों के लड़के ही दुनिया पे राज कर रहे होते। कर तो रहे हैं, पर कौन कर रहे हैं? पैसे वाले लोग कर रहे हैं ना सारे, कहाँ कर रहे हैं? ये सब अमीर लोग कर रहे हैं राज। केजरीवाल जी कितने सामान्य परिवार से आते हैं, मनीष सिसोदिया जी कितने सामान्य परिवार से आते हैं, संजय सिंह कितने सामान्य परिवार से आते हैं। इन लोगों ने आधुनिक भारत में जब इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां स्थापित थी तब अपनी आइडेंटिटी पैदा की, जीरो से। हाँ 10 ये रुपए बात मैं अभी भी कर रहा था, नीचे बैठा यही बात कर रहा था मेरी टीम से। जीरो से 10 रुपए लेकर लोगों से खाना लेकर लोग, भैया हमारे कार्यकर्ताओं के पास खाना नहीं है, भैया आप खिला दो भैया। और दिल्ली में पावर में है, पंजाब में पावर में है, और लगभग हर स्टेट में प्रेजेंस हो चुकी है। तो विजडम का रोल प्ले, एजुकेशन आपको सिर्फ तराशती है। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में हमें क्या मिलता है? डिसिप्लिन मिलती है कि भैया 8 बजे एंटर कर जाना। स्कूल में हमें क्या मिलता है? डायरी मिलती है कि पूरा शेड्यूल दिन भर का लिखा होना चाहिए। लेकिन स्कूल से निकलने के बाद हर आदमी डायरी और डिसिप्लिन भूल जाता। ये दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत डायरी और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। हाँ, ये स्कूल की सबसे बड़ी गिफ्ट है। हाँ जो लोग जैसे ही कॉलेज में पहुंचते हैं, डायरी गई बाहर में, डिसिप्लिन को कौन मानता है? और यही उनके जीवन में दर्द का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो 1 अरब 50 करोड़ का देश है हमारा। अम्बेडकर एक्सलेंस प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप भी सिखाते हैं। अभी हमारे एक लड़का है जयेश, 19 साल का लड़का, 1 करोड़ पर ईयर का बिजनेस है उसका, 1 करोड़ पर ईयर। आपका प्रोग्राम चलता है ये? नहीं, मेरा नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट का करता चलता है स्कूलों में, स्कूलों के अंदर जो एंटरप्रेन्योरशिप सिखाते हैं छोटे बच्चे ही? छोटे बच्चे 11-12। तो क्या करता है वो, क्या क्या? उसका मेरे ख्याल से रिसाइकलिंग का कोई प्लांट है, रिसाइकलिंग का। जयेश, आप उसका इंटरव्यू ले सकते हो, पार्टी ऑफिस से आपको उसका डिटेल मिल जाएगा। मुझे मिला था, मैं पार्टी ऑफिस में बैठा था तो आया हुआ था, कुछ शायद उसको सम्मान उम्मान देना था तो आया हुआ था। 19 साल का लड़का। अरे वाह, बहुत बढ़िया। पर ये बहुत कम जगह पे सिखाया जाता है, मतलब कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, एक्चुअली चीजें क्या है ना, करनी है। मैं बताऊं, नौकरी के लिए क्यों पुश किया जाता है, आप वो बताओ। हाँ, अब ये बड़ा प्यारा सवाल है। दहेज के लिए हमारी सामाजिक संरचना ऐसी है कि अगर कोई सरकारी विभाग में क्लर्क है हाँ तो जनता को क्या लगता है कि भैया स्थापित आदमी है, 40 साल इसको सैलरी मिलेगी, फिर पेंशन मिलेगी, बिटिया हमारी आराम से जिंदगी काट लेगी। तो सरकारी विभाग के क्लर्क को जो है दहेज मिलेगा, वो एक नए स्टार्टअप करने वालों को नहीं मिलेगा। नए स्टार्टअप करने वालों को 51,000 मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। और सरकारी क्लर्क को हाँ वरना मिल जाएगी, हाँ 21 लाख रुपया कैश मिल जाएगा। इसलिए लोग इस देश में नौकरी से भागते, पहली वजह। दूसरी, यहाँ का आदमी रिस्क नहीं लेना चाहता, 1% भी नहीं लेना चाहता। लेना ही नहीं चाहता। हमसे लोग शुरू में बोले साहब हार जाओगे हार जाओगे। अरे मैंने कहा यार खेल हो रहा है तो हारना जीतना तो लगेगा ही, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है इसमें, प्रॉब्लम क्या है? भाई जीत जाएंगे तो लोग कहेंगे अरे भैया मास्टर वाह बहुत, अरे मास्टर के हाथ में चक्र बना है, राजा तो उसको बनना ही था और वो राजा बनाता भी था। और अगर हार गए तो लोग ढोल बजाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे कि बहुत चौड़ा होके गया था नेता बनने के लिए। तो वो चीज को आप तैयार रहना चाहिए। छलांग मैंने लगाई है तो अगर मैंने पकड़ लिया कूद के तो लोग ताली बजाएंगे, नहीं पकड़ पाए तो लोग हंसेंगे। इसमें दिक्कत क्या है? जितना हंसेंगे उतने मेरे और कूदने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी, वो कम नहीं होगी। क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि हंस इसीलिए रहे हैं कि यार अवध ये तुम कैसे निकाल लिए यार। तो जब लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत ताकतवर है। मुर्दों पे कोई नहीं हंसता, कभी शमशान में आप जाके देखो, अभी आपको कोई मुर्दों पे हंसता हुआ नहीं मिलेगा। कैसे ऐसे डरते हैं? नहीं, डरने की बात नहीं है, सोचते हैं मर गया अब इससे तो कोई चुनौती नहीं। तो मरे हुए लोगों पे लोग नहीं हंसते हैं, लोग हमेशा जिंदा आदमी पे हंसते हैं। गुरु जी, राजनीति में ऐसा बोला जाता है कि राजनीति में रहते रहते चमड़ी मोटी हो जाती है। पर आप तो पहले हार जीत की बात करो थी, जीतेंगे तो जीतेंगे, हारेंगे तो हारेंगे, तो चमड़ी मोटी हो गई क्या आपकी भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ लोगों की मानसिकता कभी नहीं बदलती। किस तरह की मानसिकता और कैसी? जैसे मैं 25 साल पढ़ाया, मुझे पता है कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स जिसको हम बोलते हैं, वो स्लम एरिया से सुपर पावर कैसे बना। मुझे पता है जापान स्लम एरिया से सुपर पावर कैसे, मैंने ये सब कहानियां पढ़ रखी है। 13 राज्य थे अमेरिका के पास और आज 51 राज्य है, 51। और सुपर पावर
तो वो जो विजन शिक्षा ने मुझे दिया है, मैं उस देश को देना चाहता हूँ। तो इसलिए मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं देने के लिए आया हूँ। जो लेने के लिए आए कि मंत्री बन जाएंगे तो वही नमस्ते करेंगे भैया। तो जो देने के लिए आता है उसको डर नहीं होता, डर होता है जो लेने के लिए आए। बहुत बढ़िया। तो अभी बात बताओ कि एजुकेशन सेक्टर में जो बजट एलोकेट किया है वो लगभग 16,000 करोड़ का बजट है। और अब दूसरी बात मैं यहाँ पे करूँ कि अभी तक मतलब इंजीनियरिंग कॉलेजों की सीट इतनी भरमार, मतलब उसमें भी मारा मारी है, नीट में भी मारा मारी है, आप कहीं भी चले जाओ एडमिशन नहीं मिलते हैं, पैसे भी बहुत लगते हैं। पर यहाँ की अगर दिल्ली की बात करें प्रॉपर, तो ऐसा सुनने में पड़ता है कि नर्सरी क्लास में भी एडमिशन नहीं ले पाते बच्चे, तो कैसे सुधारेंगे सर? और एक्चुअली इतना बजट जाएगा कहाँ? नहीं, हमारे कई सारे प्रोग्राम हैं। अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट को देखो तो कोई एक प्रोग्राम हमारा नहीं है, हमने मल्टीपल प्रोग्राम कर रखे हैं। दिल्ली एक ऐसा राज्य है पूरे भारत में जिसने अब जैसे हैप्पी आवर प्रोग्राम है, हम्म। मुझे नहीं लगता दिल्ली के अलावा कहीं चलता होगा। क्या है हैप्पी हैप्पी आवर? आवर प्रोग्राम में ये है कि बच्चों को 1 घंटा क्लास के दौरान ध्यान कराया जाएगा और हंसाया जाएगा। और हंसने से ज्यादा स्ट्रेस कहाँ रिलीज होता है? कहीं नहीं होगा। कितना इनोवेटिव प्रोग्राम है दिल्ली स्टेट का ये हैप्पी आवर प्रोग्राम। मतलब मैं तो कहता हूँ भारत के लोगों को इन सब चीजों पे चर्चा करनी चाहिए। इसी से ध्यान बंटवाने के लिए हमारे विपक्षी जो क्या करते हैं, उल्टे सीधे सवाल उठा देते हैं, उल्टे सीधे सवाल उठा देते हैं कि बस इनको उलझाए रखो किसी तरह। बट ऐसा करते क्यों? अगर आप जैसे अपन तो अभी चलो आप अभी तो आप चुनाव अब लड़ोगे, पर आप अगर उससे पहले की बात करो तो क्यों करते हैं ऐसा? आपने क्या एनालिसिस किया ऐसा कि ये जो विपक्षी दल है ये ऐसी बातों में उलझा देता है? क्यों उलझाता है किसी का दिमाग? अब जैसे हम हैप्पी आवर पर चर्चा करेंगे तो यूपी का भी आप भी प्रभावित होगा कि हाँ यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है, दिल्ली के स्कूलों में तो लड़के खुद ही उठ उठ के जा रहे हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि लड़कों को मजा आ रहा है। गिटार बजाना सिखाया जा रहा है, म्यूजिक सिखाई जा रही, डांस सिखाया जा रहा है, स्पोर्ट्स सिखाया जा रहा है। हमारा जो अम्बेडकर एक्सलेंस प्रोग्राम के अंतर्गत है ये सारी चीज सिखा, अब लड़के को अपने मन का करने को मिल रहा है तो लड़का जा रहा है स्कूल। यूपी, एमपी, राजस्थान बहाना बना रहा, बहुत दर्द हो रहा, ऐसा कर रहा। तो जब बाहर के लोग ये चीज देखेंगे, उनको ये चीज चर्चा ही मत करने दो। हाँ। अगर ये सब टीवी पे चर्चा होने लगे तो आप सोचो क्या होगा। यूपी का आदमी कहा ऐसा, तो भैया आम आदमी पार्टी सरकार यहाँ भी बनवाओ। तो इससे पहले कि ये बात यूपी, बिहार, एमपी के लोगों को पता चले, उलझा दो, दूसरे में उलझा दो। दूसरे मुद्दे उठा दो, ऐसे मुद्दे उठा दो जिनका कोई लेना देना ही नहीं। मैं जब एंटरप्रेन्योर का इंटरव्यू करता हूँ ना, तो एंटरप्रेन्योर से बहुत बाहर भी पढ़ने जाते हैं, तो मैं उनसे हमेशा सब बंद से एक ही सवाल पूछता हूँ बार बार कि आप बताओ कि ना क्या डिफरेंस क्या है। तो आप जो बात बोल रहे हो वो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, और वो बोलते हैं कि वहाँ पे बंदे को इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनना है, बोलता गिटारिस्ट बनना है, मेरे को कवि बनना है। वो एक स्पेसिफिक थिंग को लेके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जो आप अभी करने की बात कर रहे हो। नहीं, आपकी अगर पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होगी तो आप पैसा कमा के करोगे क्या? पर्सनालिटी के बल पे तो आप जीवन जीते हो। रैंचो की पर्सनालिटी तो हाँ, और क्या है वो शिक्षक, 400 पेटेंट उसके पास है, कितना सिंपल जीवन जी रहा है। कहता बच्चा काबिलियत पैदा करो, कामयाबी तुम्हारे पीछे खुद ब खुद भागेगी। वो इस शताब्दी का सबसे बड़ा स्टेटमेंट है कि काबिलियत पैदा करो, कामयाबी। अच्छा गुरुजी, लॉन्ग टर्म में आप बिलीव करते हो कि शॉर्ट टर्म गोल में बिलीव करते हो? लॉन्ग टर्म। पक्का श्योर हो? मेरा सवाल आ रहा है आपके पास। 2022 में आपने बोला था कि 2023 में इलाहाबाद में स्कूल खोलूंगा, 2025 में आप चुनाव लड़ रहे हो, तो आपके जो गोल है मिसमैच हो गए यहाँ पे। नहीं, मिसमैच नहीं हुआ। हमने एक जमीन ली पुणे में, या पुणे से मुंबई की तरफ जाओगे, लोनावाला, ली नहीं, वो लीज पे है, जमीन है, और करीब 300 बीघा जमीन है पहाड़ी पे। वो वेलनेस सेंटर बनवाना है और स्कूल बनवाना है। तो वो जमीन लिया, जब जमीन ट्रांसफर हुई, ट्रस्ट के पास जमीन है, तो जमीन ट्रांसफर हुई। अब हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उन सब ने प्लान बनाया कि भाई इसको काम को शुरू करना है। हम 6 महीना चुनाव में ही बिजी रहे। जब तक हम चुनाव से फारिग होकर अपना काम शुरू करते, दिल्ली का चुनाव आ गया सामने। और यहाँ मैंने प्रण कर लिया था कि यार अब पहले स्कूल का काम फाइनल करेंगे तब कुछ करेंगे। लेकिन भगवान ने कहा अरे इधर तुम्हारा स्कूल पूरे भारत में खुलेगा, तुम क्यों जा रहे हो? सारे स्कूल ऑलरेडी खुले हुए हैं, दिल्ली में इतने सारे स्कूल है, उनको चलाना। तो जिन स्कूलों को मैं बनाने की बात कर रहा था वो मुझे तोहफे में मिलने जा रहे हैं। प्रयोग ही तो करना है, अपने स्कूलों में करेंगे, काम तो मेरा तब भी हो रहा है। अच्छा इस पॉडकास्ट में बताओ कि मतलब ऐसा क्या क्या चेंज लाओगे एजुकेशन सिस्टम में आप? सिर्फ इस पॉडकास्ट में बोलना और कहीं मत बोलना कि ऐसा क्या चेंज लाओगे आप एजुकेशन सिस्टम में जिससे दिल्ली के जो एजुकेशन स्तर है वो 100 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाँ,
इस सिर्फ इस पॉडकास्ट आप में एक बोलोगे काम आप, करना, और कहीं नहीं बोलोगे। आज पॉडकास्ट के बाद जब बाहर जाना आप, हाँ। तो मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ, ट्राई करना। कितने लोग हैं जिन्होंने भारत माता के जय के नारे लगाते हैं, दिन भर लगाते हैं, पर उनको भारत का मतलब ही नहीं पता। क्यूरियोसिटी डेवलप करनी है बच्चों में, पहला काम। क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ नॉलेज, जो आज हमारे बच्चों में खो गई है ही नहीं। पहली बात क्यूरियोसिटी। दूसरी बात कनेक्टिविटी डेवलप करनी। ये जो शिक्षा में कनेक्टिविटी गायब हो गई, इससे इंटरेस्ट नहीं पैदा हो पा रहा है। लड़के को पता ही नहीं चल पा रहा कि भारत राष्ट्र कैसे बना, पता ही नहीं। मॉडर्न इंडिया पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, सब है, भारत के लिए मरने को तैयार है, कूद जाएगा। पूछो पूछो कि यार ये राष्ट्र बना कैसे, कहता बना वाला तो नहीं पता भैया। तो ये 2 बातें मुझे लड़कों को देनी है। एक क्यूरियोसिटी कि सवाल करो यार, क्वेश्चन पूछो, अपने से पूछो, दूसरे से पूछो, फाइंड आउट करो। हवाई जहाज में बैठे, हाँ तो पता करो बोइंग कहाँ की कंपनी है, एयरबस कहाँ की कंपनी है। और एक बार दिमाग जिंदा हो गया, फिर वो आपको इतनी ऊंचाइयों पे ले जाएगा, ताकत ही उसमें इतनी है। तो ऐसे हनुमान जी को अपनी शक्ति नहीं पता थी, ऐसे आज के युवाओं को अपनी शक्ति नहीं पता। क्यों खो गई है, क्या कर रहे हैं ऐसा आजकल? आप तो इतने लड़कों को पढ़ाया, 25 साल पढ़ाया, क्यों खो गई है? कहाँ ध्यान है सबका? ध्यान नहीं है, ध्यान है ही नहीं। आधा तो मोबाइल खा गया। जिनको सवाल करना था वो दिन भर इंस्टाग्राम देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। रात में नींद नहीं आ रही तो ध्यान कर लो, किताब पढ़ लो। तो सबसे कई लोग कहते हैं सर रात में नींद नहीं आती, किताब पढ़ लो, किताब पढ़ने पे तुरंत नींद आ जाती है। राइट। तो ये चीजें, इसीलिए मोबाइल बहुत नुकसान पहुंचा रहा है लोगों एलन मस्क ने अभी एक इंटरव्यू चल रहा था, तो उन्होंने बोला आपका, लो पत्रकार ने पूछा आपका मोबाइल दिखाओ, देखते कितने घंटे आप देखते हो। 1 मिनट का टाइम आया। को। तभी तो दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी है, इसीलिए दुनिया का वो सबसे रिचेस्ट आदमी है। हाँ। उसको टाइम वेस्ट नहीं करना है। लोगों को लगता है पैसा बहुत कीमती, मस्क को लगता है समय बहुत कीमती है। अच्छा, आपको क्या लगता है, मतलब एक जो भी यूथ है, जो जेनजी पीपल की जो भी बन रही है, और अभी 40 साल तक तो रहेगा शायद, तो उनको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज क्या रहता है आपका? शक्ति के बिना जिएंगे तो मैगी जैसी जिंदगी हो जाएगी, सिर्फ 2 मिनट। जितनी तेजी से वो भाग रहे हैं, उस तेजी में उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी। शक्ति कहाँ से आएगी? ध्यान करने से, योग करने से। या पैसा शक्ति है? पैसा आने से अगर शक्ति होती तो ट्रांसजेंडर भी महापुरुष हो जाते। पैसा क्या है? सुविधा है। आपको अमेरिका जाना है, अब आप बिजनेस क्लास में बैठ के जा रहे हैं, आराम से लेट के जा रहे हैं, वो सुविधा है। लेकिन हो सकता है जो आदमी पीछे बैठा हो इकोनॉमी क्लास में, वो मस्ती में जा रहा हो, बैठा तो इकोनॉमी क्लास में लेकिन आनंदित है, अंदर से मस्त है, गुनगुना रहा है, गाना गा रहा है, किताब पढ़ रहा है, और सिर्फ 60,000 में अमेरिका पहुंच रहा है। और जिसने 8 लाख रुपया दिया है वो चिंतित है, परेशान है, घबराया हुआ है। तो पैसा सिर्फ सुविधा है, होना चाहिए। अच्छा, जिंदा और मुर्दा दिमाग की भी आप बात करते हो, क्या जिंदा दिमाग, मतलब सबके जिंदा दिमाग ही है एक तरह से? मुर्दा दिमाग स्त्री के पीछे दीवाना है, ये मुर्दा दिमाग है, ये मुर्दा दिमाग है। स्त्री के पीछे दीवाना। हाँ, जिंदा दिमाग को स्त्री पसंद करती है। ये क्या सोचते हो यार, ये फर्क है। कितने लड़के जो कहते साहब हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं कर रही है, क्यों करेगी? 9 घंटा मोबाइल देख रहे हो तो सोचेगी नहीं कि ये भिखमंगा खुद तो मरेगा, हमको भी मार डालेगा। सर वो इतनी मजाक की बात आपने कर दी अभी। ना मजाक वाली बात, सीरियस बात है, वो सीरियस बात है भाई। श्री राम भगवान ने धनुष तोड़ा तब सीता जी ने वरमाला डाली। आज शादी किस पे हो रही कि भैया ये पीडब्ल्यूडी में बाबू है। डाइवोर्स भी तो उतनी तेजी से हो रहा है। शादियां स्वयंवर के हिसाब से होनी चाहिए। पहले स्वयंवर होता था, कोई डाइवोर्स नहीं होता था, क्योंकि लड़की देख लेती थी कि हाँ भैया बुलेट उठा लिया हाथ पे, मार दिया खींच के, पेड़ ही गिर गया, समझ यार, ठीक है। आज
गोली चल गई, लड़का चारपाई के नीचे छुपा बैठा है। पत्नी से कह रहा दरवाजा खोल के देखो कौन है। अरे यार हंसने वाली बात तो है, कितनी सीरियस बात है ये। नहीं सीरियस बात नहीं है, तेरे को देख रहा हूँ। अब अभी आप बोल रहे हो बिग बंगी वाली बात कर रहे हो, आपने आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आपने बोला जिससे घूम रहा है वो बिग बंगी नहीं है, तो दुनिया में कुछ मांग रहा है वो बिग बंगे है। नहीं मांगना, प्रेम मांग रहा है, हाँ इज्जत मांग रहा है, इज्जत मांग रहा है, खाना मांग रहा है, वोट जो भी, सिर्फ पैसा मांग रहा है नेता वही- वोट भी मांग रहा है। वोट नहीं मांग रहा है, सपोर्ट मांग रहा है। पक्का। और फिर देने को भी तो जा रहा है। हाँ वो वादा भी तो कर रहा है, वो सरकार चुनने की बात कर रहा है कि भैया अगर आप हमको चुनोगे, हम आए आपसे बताने के लिए, मिलने के लिए, आपका समर्थन मांगने आए हैं। और लेकिन अगर आप हमको चुनोगे तो फिर हम आपको एक अच्छी सरकार देंगे। अच्छा डिफरेंस हो गया यहाँ पे, हाँ सपोर्ट मांग रहा है, हाँ, देने का भी भाव है, देने का भाव रखा। ऐसा नहीं सिर्फ लेने का भाव है कि भैया हमें कोई इज्जत नहीं दे रहा। हाँ तो काबिलियत पैदा करो, इज्जत देगा ही देगा। भाई 3 इडियट मूवी में करीना कपूर की शादी हो चुकी है, मतलब तय हो चुकी है, उसका फियांसी सामने खड़ा है, हाँ? और वो करीना कपूर से कहता इससे शादी मत करना, ये तो इसके पूरी लाइफ तुम्हारी प्राइस टैग बना देगा। कहता डेमो दूं है। कितनी समझदार है वो लड़की, तुरंत समझ जाती है कि यार ये आदमी मेंटली तो बहुत मैच्योर है यार, स्विच मार देती है कि नहीं। तुरंत। बस यही है हिंदी। अच्छा संदीप माहेश्वरी सर के शो में गए थे आप कुछ टाइम पहले, आपने बोला था कि ये ना आईएएस ऑफिसर या आईएएस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो पहला अटेम्प्ट बहुत सॉलिड होना चाहिए, दूसरा होता है रिवीजन, तीसरा होता है रिवीजन। आपका भी राजनीति में आने का ये पहला तगड़ा अटेम्प्ट है या रिवीजन मार रहे हो आप? नहीं बहुत तगड़ा अटेम्प्ट है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे घर वाले परेशान है, मेरे अगल बगल के लोग परेशान है, क्योंकि मैं एक लग्जरी मोड में आ गया था, एसी कंपार्टमेंट में सो रहा था बढ़िया, किसी से कोई मतलब नहीं था। ऐसा हो गया था? अरे बहुत लग्जरी मोड में आ गया था, कंफर्ट बहुत। जोन में आ गया पूरा आप? हाँ क्यों? तो अब कोई जरूरत नहीं बची थी, चुनौतियां खत्म हो चुकी थी। भाई चुनौती जब तक रहेगी तभी आदमी लड़ेगा। तो मैंने कहा अब इस चुनौती को, मतलब कंफर्ट जोन को तोड़ ही देना है, चुनौती पैदा कर लेना है। तो आज 15-15 घंटा काम कर रहा हूँ। 15 घंटे? पैदल चल रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, कोई नाराज भी हो जा रहा है, कोई गुस्सा हो जा रहा है, कोई प्रेम भी दे रहा है। तो मेरे को तो लग रहा है आपको देख के सर, भावी प्रधानमंत्री के साथ बैठा हूँ मैं आज। अरे बाप रे बाप। मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, मतलब लग रहा है, ऐसा फील आ रहा तो बोल दिया मैंने, नहीं आता तो नहीं बोलता मैं भी। एक बात आपकी बहुत अच्छा बहुत लगा सुन के, मतलब बड़ा अंदर से बड़ा मजा आया। भगवान जाने क्या होगा, लेकिन मजा बहुत आया अंदर से। मुझे तो अच्छा लगा, मतलब मेरा तो हो जाएगा ना कि भाई अरे सर प्रधानमंत्री जी के साथ में आपने पहले ही इंटरव्यू कर लिया। देखो आप राजनीति में बोले थे ना कि 60-65 के बाद में ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अभी तो आपके पास बहुत टाइम है, अभी तो आप यंग हो एकदम। तो इसी बात पे बात आ जाती है, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो रण को छोड़ा होगा, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। बहुत बढ़िया। मैं तो बोल रहा था या तो रण को छोड़ा होगा या रण से भागे होंगे। तो गोंडा से निकलकर आपने फुल नाम कमाया सर, वायरल भी खूब हुए। अब युद्ध खत्म हो गया आपका, ऐसा लग रहा है? ना युद्ध तो अब आप आईएएस ऑफिसर नहीं बन रहे हो, क्योंकि आपने बोला था वहां पे सामंतवादी लोग या तो आईएएस ऑफिसर बनते हैं या फिर डॉन बनते हैं। डॉन बन जाते हैं, बट आप तो इन दोनों को ऑर्डर देने वाले बन रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ देखने का पर्सपेक्टिव, मैं तो सेवा करने जा रहा हूँ, मैं तो शुद्ध सेवा करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कंप्लीट सेवा। हाँ ऐसा होता है? मैं जिस दिन राजनीतिक गलियारे में बैठा, तब इस देश की जनता को इस बात का एहसास होगा कि मैं क्या करना चाहता था। मैंने कहा ना, पहचान की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और पैसा आई है भगवान के आशीर्वाद से। तो जब दोनों नहीं चाहिए, जैसे मेरी बेटी ने मुझसे कहा पापा ये क्यों कर रहे हो, जब उसने मुझे देखा, बोली पापा आप रिक्शा वाले का हाथ जोड़ कर खड़े हो। मैंने कहा बेटा वो जनता है, संविधान का पहला जो पेज है प्रस्तावना, उसमें लिखा है हम भारत के लोग, वो भारत का लोग है, वो जनता है बेटा, वो राजा है, मैं उसका प्रतिनिधि हूं, मुझे जाके उसको बताना है। बोली अच्छा 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 अच्छा। तो मैं तो कुछ करने ही आया हूं ना, मेरा एक ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने आया हूं कि ये जो कृति वर्मा जैसे जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं ये खत्म हो जाए। आपको लगता है ऐसा? अरे बिल्कुल होगा, आप देखना क्या स्थिति होगी 5 साल के बाद एजुकेशन सेक्टर में। 1 साल के बाद नहीं हो सकती, स्टार्ट नहीं हो ये 5 साल में पूरा दिखाई पड़ने लगेगा, सकती। जब ऑफिशियल सपोर्ट आपके पास आ जाएगा तो 5 साल के बाद पूरा दिखाई पड़ने लगेगा। अच्छा आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि देश जो है वो अगर ब्यूरोक्रेट्स लोग अगर संविधान में आ जाए, विधानसभा में आ जाए तो बहुत अच्छा चलेगा। पर जब मैं किसी एमपी का इंटरव्यू करता हूँ तो बोलता है सर बकवास बोलता है सारा, आईएएस ऑफिसर जिस दिन हम बनेगा ना ऐसा करेगा।
मैंने अभी रिसेंटली इंटरव्यू किया है। तो आपको क्या लगता है देश नेताओं से चलता है या ब्यूरोक्रेट्स अगर होंगे तो चलेगा? आजादी का जो आंदोलन है उसमें सबसे बड़े बड़े जो नेता हैं वो सारे तो ब्यूरोक्रेट्स हैं। सुभाष चंद्र बोस ब्यूरोक्रेट है, एस.एन. बनर्जी ब्यूरोक्रेट है। पर ऐसा नहीं कि सारे हैं। अब नेहरू जी जितना विद्वान अगर मिल जाए तो ब्यूरोक्रेट ना भी हो तो चलेगा। जैसे आप एक काम करना, उनकी किताब है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, वो आप जरूर पढ़ना। क्या? आपको इतना मैटर मिलेगा ना कि मतलब आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि यार एक किताब में इतना मैटर हो सकता है बोलने का, सिर्फ एक किताब में बोलने के लिए। और आप इतना क्वेश्चन पूछोगे लोगों से, सामने वाला पैर पकड़ लेगा कि भैया हमें बात ही नहीं करनी है आपसे। आधुनिक दुनिया क्या है, प्राचीन दुनिया क्या है। तो जिस आदमी के पास इतना क्लियर कॉन्सेप्ट था, वो सब समझता था, तो सफल प्रधानमंत्री बने, सफल नेता बने। नेता को विजनरी होना चाहिए, सिर्फ विजनरी। हाँ, धैर्य होना चाहिए और विजन होना चाहिए, तो वो एक अच्छा नेता साबित। पर क्या लगता है आपको किसी नेता में कोई विजन है आज की तारीख में? मैंने सुब्रमण्यम स्वामी जी का इंटरव्यू किया मैंने एक बार, तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा अच्छा कौन सा पीरियड सबसे बढ़िया था? मैंने कहा ये पीरियड सबसे बढ़िया है, मनमोहन सिंह जी का पीरियड सबसे बढ़िया था। वाला दोनों बकवास। नरसिम्हा राव का पीरियड बहुत बढ़िया था। आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी को एकदम बहुत विद्वान आदमी है वो, और जब भी मैं उनको सुनता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बड़ी गहराई की बातें करते हैं और तथ्यात्मक करते हैं, एविडेंशियल। मैंने सुब्रमण्यम स्वामी जी को कभी सतही बात करते हुए नहीं देखा। कॉन्सेप्ट्स विद फैक्ट्स। एलपीजी रिफॉर्म जो लाए नरसिम्हा राव जी, अगर वो सही ट्रैक पे चला होता तो आज भारत वाकई में एक पावर होता। इतना पैसा फ्लो हो चुका था इंडिया में, इतना, अगर हम उस पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री में लगा ले जाते तो भाई साहब आज देश की स्थिति, आज हम चाइना को टक्कर दे रहे होते, अमेरिका को टक्कर दे रहे होते। पर उस आदमी के बाद उस विजन को संभालने वाले लोग नहीं मिले। क्या आपको लगता है आने वाले टाइम में ऐसा कुछ हो पाएगा वापस? बिल्कुल होगा, हम ही लोग करेंगे। अब तो हम लोग इसीलिए आए ही हैं उस धारा को शुद्ध करने के लिए। अच्छा, आईएएस ऑफिसर इनकी बात कर रहे हैं, आपने एक इंटरव्यू में बोल दिया था कि अगर आपकी कोई ज़मीन पे कब्जा कर ले तो जाओ आईएएस ऑफिसर बनो और फिर पूरा गांव खरीद लो। तो क्या आईएएस ऑफिसर की इतनी सैलरी होती है? नहीं, सैलरी की बात नहीं है कि उसके पास इतनी सैलरी है, उसको लोग दान में दे देंगे। जिसके खेत को मांगेगा कि भैया 5 बीघा तुम्हारा, हाँ बोले आप ही का है भैया। आप देखो जब कोई बड़ा आदमी किसी घर जाता है भारत में, बड़ा या मंत्री किसी घर पहुंच गया और कहा कि भाई ओझा जी, जी भैया बढ़िया मकान है, आप ही का है साहब, तो यहाँ शक्ति आने पर लोग आपको कुछ भी दे सकते हैं। मैं छोटी लाइन और बड़ी लाइन में, बड़ी लाइन को काटने में विश्वास नहीं रखता, मैं बड़ी लाइन को बढ़ाने में विश्वास रखता हूँ। शुरू से जीवन पॉजिटिविटी का खेल है। हाँ, जैसे आपको समाज क्या करता है, डिस्टर्ब करना ही तो चाहता है। हाँ, कितने लोग मुझको बोले पढ़ा नहीं पाता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, बगैती करता, किसी की आज तक हिम्मत नहीं पड़ी मुझसे बैठ के शास्त्रार्थ करने की। अगर मैं बगैती करता हूं तो आओ किसी मंच पे बैठो मेरे साथ, साबित करो। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। और इतने पॉडकास्ट, इतने इंटरव्यू दिए, मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि मुझसे सवाल पूछ के तब मुझसे पूछना। खुला खेल फरुखाबादी, जो मन में आए पूछो। अगर कोई चीज नहीं आएगी तो मैं माफी भी मांगूंगा, ऐसी बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं सर्व ज्ञाता हूं, मुझे सब आता ही है। लेकिन शक्ति, पॉजिटिविटी, मैंने किसी की बात को नेगेटिवली नहीं लिया। मैंने कहा इसको जितना समझ में आता उतना ही तो बोलेगा, उतना ही पूछेगा, उतना ही बोलेगा। भाई गीता आप समझाओगे, नहीं समझ में आएगा तो सो ही ना जाएगा आदमी। आप देखो बियर बार में कोई नहीं सोता, जहां डांस हो रहा है, मुजरा हो रहा है, वहां कोई नहीं, नाच रहे हैं, गीता का प्रवचन चल रहा है, जबकि मार दिए। जब समझ ही में नहीं आएगा हाँ। तो ये बात है कि कौन सी बात किसको समझ में आ रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप बोलते हो सिंह की तरह दहाड़ो, राजा की तरह जियो। जब आपकी आप अभी भी तो बहुत अच्छा बोल रहे हो आप, मतलब थोड़े इंटरव्यू देखे वहाँ पे थोड़े से आप, मेरे को लगा कि नहीं नहीं यार सर थोड़ा कमजोर पड़ गए यहाँ पे, बट अभी तो आप बहुत वापस वैसी उसी तरह से बोल रहे हो जैसे आप क्लास में बोलते थे और जैसे आपकी रोशनी आती थी। बट आप बताओ कि ये संस्था के साथ जुड़ने में थोड़ी सी बातें कम हो जाती है? कम नहीं होती, नहीं है, थोड़ा सा मेरे को लिमिटेड बोलना पड़ेगा। मैं नहीं, पहले तो ऐसा मेरे नहीं मन से दिमाग में आता था, बोल देता था। ऐसा नहीं है। संस्था बिना अनुशासन के चल ही नहीं सकती। वो भी आपका पुराना, जैसे आप किसी संस्था में थे, वो भी जैसे आप जहाँ पढ़ाते थे वो भी एक संस्था थी, वहाँ पे भी अनुशासन था, पर आपने तो स्टेटमेंट दिया मेरे को कोई सवाल नहीं पूछेगा, मैं मेरे हिसाब से काम करूंगा।
तो यहाँ पे इस संस्था में और उस संस्था में डिफरेंस आता है? अनुशासन का मतलब ये होता है कि जैसे वहाँ 8 बजे से क्लास थी, तो मैं 9 बजे नहीं जा सकता था। मुझे 7:55 में क्लास पहुँचना ही था। प्लस मुझे जो पढ़ाना था, वो पढ़ाने में अगर लड़का क्लास में कह देता कि साहब ये तो पढ़ा ही नहीं, जैसे मैंने कम से कम 10 साल में 3 लाख लड़कों को पढ़ाया हाँ, एक संस्था में। 3 लाख लड़कों 3 लाख, तो 3 लाख लड़कों को पढ़ाने का मतलब हुआ कि कम से कम 30,000 लड़के तो कहते कि साहब इनकी क्लास तो पता नहीं क्या थी, हमें तो पता ही नहीं चला। लेकिन मैंने वहां अनुशासन नहीं तोड़ा, पढ़ाया, तभी तो 3 लाख लड़के बैठे रहे क्लास में। तो अनुशासन एक बड़ी प्यारी चीज है, परिवार है। हमें क्यों विवाह किया जाता है? क्योंकि विवाह का पहली शर्त है अनुशासन। वो बड़ी प्यारी संस्था है। बहुत ज्यादा लोग घूमने टहलने लगते हैं तो माँ बाप कहते हैं शादी कर लो, क्योंकि विवाह व्यक्ति को अनुशासन देता है, संयम देता है। राइट। तो अनुशासन बहुत प्यारी चीज है। अनुशासन जिंदगी, आर्मी के जवानों को आप देखो कितनी फिट बॉडी है, अनुशासन है, एक्सरसाइज है, फिटनेस है। और क्या क्या ध्यान से- एक आदमी में क्या क्या जरूरत होती है, मतलब अगर विजनरी लीडर हो तो उसमें अनुशासन के साथ में क्या क्या होना चाहिए? नहीं, विजनरी लीडर के साथ एक तो उसे पढ़ाई का शौक होना चाहिए, हर नेता को होना चाहिए, होना चाहिए। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनकी मंडली ऐसी होनी चाहिए जो डिस्कस करने वाली हो। मैं हर नेता, जितने नेता है, मैं उनसे कहता हूँ 4-5 आदमी ऐसे रखो जो दिन भर तुम्हें कहानी सुनाए, बिस्मार्क की कहानी सुनाए, अब्राहम लिंकन की कहानी सुनाए, डॉक्टर साहब अंबेडकर की सुनाए, गांधी की सुनाए। तो सुनकर भी, तो पहले राजाओं के पास 9 रत्न नहीं होते थे। बिल्कुल होता है। आज के नेताओं के पास कोई खैनी बना रहा है, कोई बीड़ी जला रहा है, कोई बता रहा है भैया जो बर्मा यहाँ लोग ताश बहुत खेलते हैं। तो कहाँ से विजन पैदा होगा? नहीं हो पाएगा। तो या तो मंडली बना लो 9 रत्न की, जो आपको दुनिया के श्रेष्ठतम लोगों की कहानियां सुनाए, और या फिर आप खुद पढ़ो बैठ के। ये एक बहुत बड़ा फीचर होना चाहिए। फिर नेता के पास आर्ट ऑफ कनेक्टिविटी होनी चाहिए। नेता को बहुत ज्यादा ग्लैमर में नहीं रहना चाहिए। जीत गए तो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए, लोगों से मिल रहे हैं, हालचाल पूछ रहे हैं, तो जब आप 5 साल बाद दोबारा उनके पास जाओगे, कहेगा भैया आपको आने की क्या जरूरत थी, भैया आप तो डेली आते हो उनसे मिलने। मेरा मानना है एक बार किसी विधानसभा लोकसभा से जीतने के बाद अगर आपको फिर वोट मांगने जाना पड़ रहा है तो आप असली नेता है ही नहीं। दोबारा तो वोट क्यों मांगने जाना? रिवीजन रिवीजन करना है सिर्फ। हाँ, बस रिवीजन, 2-4-50 लोगों से मिल लिया, बुला लिया और भैया से ठीक है जाओ। आप बोलते हो कि जो व्यक्ति सोचता है उसको राजनीति में नहीं आना चाहिए, सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, बोझिल हो जाती है। नहीं, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचने और मनन करने में बहुत फर्क है। कुछ लोग दिन भर बैठ के सोचते रहते हैं, 5 करोड़ आ जाएगा, फिर मर्सिडीज खरीद लेंगे, फिर नैनीताल में बंगला बनवा लेंगे। तो सोच व्यक्ति को परेशान बहुत करती है। मनन, जैसे मैं ग्राउंड में उतरा, जिस दिन मैं उतरा मैंने तुरंत अपनी डायरी में लिखा कि अवध ओझा अब तुम जनप्रतिनिधि होगा, अब शिक्षक की तरह बिहेव मत करना। तो मनन का परिणाम था, नहीं तो मैं कितना दुखी होता। आप सोचो, जिस आदमी ने पिछले 25 साल सबको खुद को नमस्ते करते हुए देखा हो, वो एक बैग सबको नमस्ते करना शुरू कर रहा है। हाँ। संभव था? मतलब जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं वो परेशान है कि एक दिन में बदल लिया अपने आप को, क्योंकि पता था ना मनन करने की क्षमता है, पता था किरदार बदल गया है। तो किरदार बदला है तो व्यक्तित्व भी आप बदला। मिर्जापुर सीरीज के बहुत बड़े फैन है, अवार्ड भी मिला है आपको, भयंकर वाला एक अवार्ड। तो गुड्डू भाई एक बात बोलते हैं, उसमें मिडिल क्लास आदमी आदमी नहीं होता, चाहे तुम कितना भी टैलेंटेड क्यों ना पैदा हुए हो। तो अब आप जब राजनीति में आओगे तो क्या दिल्ली की मिडिल क्लास जनता के लिए कुछ बढ़िया काम करेंगे? सिर्फ लड्डू बांट के नहीं जाओगे आप। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना कि मैं शिक्षा का एक ऐसा स्वरूप विकसित करूंगा, शिक्षा का। जैसे अमेरिका में एक आदमी था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसने एक बड़ा प्यारा काम किया था, फिलोसॉफिकल सोसाइटीज। वो कॉफी हाउसेस जो हमारे यहाँ हैं, पहले लोग यही करते थे, वहां बैठते थे, डिस्कशन करते थे, मुद्दे पे मुद्दा उठाया जाता था, उस पर चर्चा होती थी कि इस पे ये होना चाहिए, इस पे ऐसा होना चाहिए। तो एक जो बौद्धिक धारा है ना, उसका मैं विकास करूंगा। और बौद्धिक धारा के साथ ध्यान मेरा सबसे प्रिय विषय है। उससे प्रिय विषय तो कोई है ही नहीं मेरा, मेरा सबसे प्रिय विषय है ध्यान। तो उस ध्यान
जो नहीं करेगा, पशु ध्यान नहीं कर सकता। हम्म। यही पशु और मानव में सबसे बड़ा फर्क है। और यही मेरे को एक बात याद आ रही है, आप तो बोल रहे थे सिगरेट पियो, दारू पी के वो ध्यान करो तो भी होता है ध्यान। हाँ हाँ, मैंने बोला था निर्मला कुछ लोग जी। पता है क्या कहते हैं, हाँ। ना मैंने ये कहा कि तुम जैसे एक आदमी है, वो मान लीजिए सिगरेट पीता है, अब वो सोचता है यार मैं सिगरेट पीऊंगा तो ध्यान कैसे करूंगा, ये तुम्हारी चिंता नहीं है। तुम ध्यान करो, सिगरेट खुद ब खुद छूट जाएगी। अब एक बात प्रूव हो जाएगी, या तो सिगरेट ताकतवर है या ध्यान ताकतवर है। हम्म। भाई जो भी आदमी सिगरेट पी रहा है, हम्म। उसको मनन, तो ध्यान मतलब मनन। कितने की सिगरेट है? 20 रुपए की। क्या है इसमें? जहर। क्या करेगी? कैंसर पैदा कर दी। अब जो मनन कर ले गया, वो रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? वही रुक जाएगा। तो ध्यान मनन करने की क्षमता का विकास करता है। और गुरुजी एक बात बताओ मेरे को आप, कि परिवार में अगर एकता होती है तो फिर आपको लगता है कि भैया समाज वाले भी देखते हैं कि भैया कि हाँ एकता है परिवार में तो हम इनका साथ देंगे। बट आप शायद माता जी कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी, उपाध्यक्ष, और वो मना कर रहे हैं कि नहीं मैं आप इस पार्टी में हैं, मैं इस पार्टी में हूँ, बात नहीं कर पाएंगे, सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस पर्टिकुलर थिंग को आप कैसे देखते हो कि अगर परिवार में ही दो अलग अलग विचारधाराएं आ जाए तो कैसे दूसरे समाज में अपन थोड़ा अच्छा कर पाएंगे? महाभारत का युद्ध हुआ, भीष्म पितामह दूसरे खेमे में खड़े हैं, हम्म। अर्जुन ने आशीर्वाद लिया कि नहीं? और जीत किसके बल पे हुई? आशीर्वाद के बल पे। हमने भी आशीर्वाद ले लिया है। किसी भी आदमी से उसकी कीमती चीज ले लो, और बुजुर्ग और माँ बाप की सबसे कीमती चीज क्या है? आशीर्वाद। तो मेरी माता जी ने कहा जाओ विजयी भवा, हो गया मेरा काम। माता पिता की जो सेवा नहीं करते आजकल, जो इसमें रहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? सुनेंगे माता तो सर पिता की तो पॉडकास्ट तो सुनेंगे। सेवा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान माने क्या? जो बिना मतलब आपकी मदद करे, हम्म। वही तो है भगवान। बाकी तो सब मतलब की वजह से साथ में खड़े होते। तो माँ बाप दुनिया में दो ऐसे लोग हैं जो बिना मतलब आपको पालते पोसते हैं। वही इसलिए हमने भगवान को, माँ बाप को भी भगवान कहा। हम्म। आप उनके साथ बाद में क्या करोगे ये उन्हें नहीं पता है, हम्म। लेकिन हर माँ बाप अपने बच्चों का कितना प्यारा केयर करता है। तो हर बच्चे का ये धर्म है कि वो अपने माँ बाप को भगवान की तरह रखे। भगवान की सेवा नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मंदिर नहीं जा पा रहा, कोई बात नहीं, लेकिन माँ बाप की सेवा बुजुर्गियत में जो करेगा वही आनंद में रहेगा, क्योंकि आशीर्वाद मिलेगा। आजकल के युवा को आशीर्वाद का महत्व ही नहीं पता है, पाँव छूने का महत्व नहीं पता है। पाँव छूने का महत्व नहीं पता है। तो आज का समाज आशीर्वाद से वंचित है। हम्म। ये तो ठीक है, घर में मर्सिडीज है पर शांति नहीं है। तो एक बात बताओ, जिस तरह आपने भी बोला कि माँ बाप जो है बिना मतलब के, मतलब आपको पालते पोसते सब कुछ करते हैं, चाहिए कुछ नहीं, क्या आप भी एक नेता के रूप में लोगों की वैसे ही सेवा करेंगे, चाहे वोट मिले चाहे नहीं मिले, और लगातार करते रहेंगे? अगर मैं ऐसा किया हम्म। कि जो लोग मुझे वोट नहीं दिए उनके लिए नहीं किया, तो ये तो राजनीति से परे बात हो गई। आज जैसे हमारी फ्री बस सेवा है, तो क्या भाजपा वाले की औरतें उस पर नहीं चलती? चलती है। आज हमारे स्कूल में सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के लड़के पढ़ते हैं। सेवा में सब शामिल है। आज जो लोग मुझे वोट नहीं देंगे, अगले 5 साल जो मैं काम करूंगा तो वो सब मुझे वोट देंगे कि नहीं यार इसी को देना है। एक अर्थशास्त्री का इंटरव्यू किया था मैंने, तो उन्होंने बोला था कि मैंने उनसे क्वेश्चन किया, मुझे को फ्री बांटते हैं, फ्री सेवाएं हैं, फ्री चीज़ें हैं, तो उन्होंने जवाब दिया उसका कि जो फ्री बांट रहा है वो आपकी जेब काट रहा है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसमें? बहुत बहुत बड़ी बात। दिल्ली का बजट 72,000 करोड़ से 75,000 करोड़ पे आ गया। 32,000 करोड़ से 75,000 करोड़ फायदे का बजट है। तो आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है और 1 लाख आपको बोनस मिल गया, तो उसलिए 1 लाख बोनस में आप अपने परिवार वालों को थोड़ा बहुत हिस्सा देंगे ना। पत्नी को 50,000 दे देंगे कि जाओ तुम साड़ी वाड़ी खरीद लो, 20,000 बच्चों को दे देंगे। देंगे नहीं देंगे? वही दिल्ली सरकार भी कर रही है। लेकिन जब सरकार का बजट घाटे में है और वो ऐसा कर रही है, तो उसका भार किस पे पड़ेगा? जनता पे पड़ेगा, टैक्स बढ़ जाएगा। तो ये नियम दिल्ली सरकार पे लागू नहीं, क्योंकि दिल्ली सरकार का बजट फायदे में है। अच्छा, 2025 चल रहा है, आम आदमी पार्टी यमुना साफ कर रही है और बीजेपी गंगा साफ कर रही है।
साफ किसी से नहीं हो रही है। क्या आप लोगों ने डुबकी लगाई है, चेक नहीं। किया है कि साफ होगी या फिर आम इसी पे आदमी पार्टी राजनीति और चलती रहेगी? आम आदमी पार्टी और बीजेपी में एक फर्क है। हम्म। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने मीडिया के सामने मंच पे कहा कि हमसे ये काम नहीं हो पाया, मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन इस टर्म में मैं सबसे पहली प्रायोरिटी पर यमुना की सफाई रखूंगा। क्या बीजेपी के नेताओं ने ऐसा कहा? 20,000 करोड़ का बजट लेके गए, वो तो नहीं इतनी हिम्मत जुटा पाए कि वो कह दे। तो जो आदमी कह रहा है मंच पर, उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। अच्छा, अवध ओझा जी का क्या लक्ष्य है? गोल क्या है? सेवा करना। और कुछ भी नहीं है, सब छोड़ दिया आपने? इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया, गीता में लिखा है। क्या मिलेगा आपको सेवा से? बहुत बड़ी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अगर हर आदमी को समझ में आ जाए, सेवा कौन कर सकता है? जिसके पास शक्ति है। तो जब शक्ति सेवा करती है तो आनंद की स्थिति में आ जाती है, विचार शून्य हो जाती है। इच्छा वाला आदमी विचारों से भरा होता है, सेवा वाला आदमी अहंकार शून्य हो जाता है, विचार शून्य हो जाता है, और विचार शून्यता, थॉटलेसनेस, आनंद की स्थिति में ले आती है। इसलिए हर जागृत आदमी सिर्फ एक ही काम करता है, सेवा। तो आप एक वीडियो में बोलते हो कि भगवान सबको मिलते हैं लेकिन तीसरी आंख खुली होनी चाहिए, यहाँ तो सबकी दोनों आंखें बंद है। बंद इस तरह से है कि सिगरेट के पैकेट पे लंग्स बना रखा, लंग्स लिख रखा है नीचे कि टोबैको कॉजेस कैंसर, और एयरपोर्ट जैसे जगह पे एक सेपरेट रूम बना हुआ है, और वहां जो क्या कहते हैं, बर्बरी का शर्ट पहना हुआ आदमी, 70,000 की तो होगी, 70,000 का शर्ट पहना हुआ आदमी और डिब्बे को सामने रखकर और कश मार रहा है। ये क्या कहे इसको, देश की विडंबना है? क्या है ये? विडंबना नहीं, इसको हम आध्यात्मिक दुनिया में मूर्छा कहते हैं। मूर्छा की आंखें खुली होती है पर वास्तविकता से आदमी बहुत दूर होता है, इसको हम मूर्छा कहते हैं, जो ध्यान से ही टूटती है, इसलिए ध्यान अनिवार्य है। आप सेक्स एजुकेशन पे बात करते हो जबकि आप हिस्ट्री के टीचर हो, क्यों करते हैं आप? आचार्य रजनीश करते थे, आध्यात्मिक टीचर थे। क्योंकि जो आदमी सेक्स की बात नहीं, जहां समस्या होगा वहीं तो समाधान की बात होगी। भारत एकमात्र देश है जहां के दीवारों पे चारों तरफ, जहां पे लोग, अगर एक सेक्स का वीडियो यूट्यूब पे आ जाए तो शाम तक उसकी रीच हो जाएगी 50 मिलियन, और एक अध्यात्म का वीडियो आ जाए तो उस पर 500 व्यूज होते हैं। हाँ, देखते नहीं, क्यों नहीं देखते हैं? क्यों इतना अपन ने उसको हाइप बना रखा हमने है? चर्चा नहीं की ना उसकी, हमने उसकी चर्चा नहीं की, हमने उसकी बात नहीं किया, हमने उस पर ग्रंथ लिखा, विज्ञान भारत तंत्र, हमने खजुराहो के मंदिर, मतलब इतनी जो चीज समाज के लिए सृजन करती है, बच्चा, यही तो आचार्य रजनीश बार बार कहते हैं कि जहां से सृजन होता है, बच्चा पैदा होता है, वो चीज बुरी कैसे हो सकती है? और जिस चीज को आप समझ जाओगे उससे आप बाहर हो जाओगे। तो आप ओशो के विचारों से ज्यादा प्रभावित है कि गांधी के विचारों से ज्यादा प्रभावित है? गांधी के विचार एक सशक्त समाज के निर्माण के विचार हैं, और ओशो के विचार सामाजिक मुक्ति के विचार हैं। तो दोनों हो गए, मतलब दोनों मिक्स हो गए, दोनों मिक्स हो। आप उनका मिक्सचर हो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, प्रभाव तो सबका है। मेरा सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा आपकी जिंदगी में? मेरे पिताजी का। उन्होंने आपको बनाया एकदम? हाँ, एकदम बनाए। एकदम खतरनाक हाँ, राजा एकदम। ये सारी चीजें उन्हीं की देन है। और ऐसा क्या, मतलब सारे पेरेंट्स कैसे, मतलब जैसे मेरे भी पिताजी हैं और मतलब बहुत लोगों के पिताजी है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि उनका लड़का भी एकदम अपने बच्चे से दोस्ती करके रखें। हर माँ बाप को अपने बच्चों से दोस्ती करके रखना चाहिए। उसको लगे कि मेरे माँ बाप से या मेरे पिता से या मेरी माँ से बड़ा दोस्त बाहर मेरा कोई नहीं है। और अगर ये पेरेंट्स कर ले जाएं तो उस बच्चे की बिगड़ने की संभावना शून्य हो जाती है, क्योंकि वो जो बाहर करेगा अंदर आके बता देगा, तो माँ बाप उसका ओरिजिनल वर्जन बता देंगे। जैसे बाहर वो सिगरेट पिया, दोस्तों ने कहा राजपूत हो क्या नहीं पी रहा, पूरा खींचो एक बार। पिता क्या करेगा? अब उसने आके घर पे बता दिया कि पापा यार आज मैंने सिगरेट पी है, तो पिता क्या कहेगा? डब्बा दिखाएगा, कहा देखो उस पर क्या लिखा हुआ है। तो लड़का सोचेगा हाँ यार ये तो पापा एकदम सही बात कह रहे हैं। लेकिन जब वो घर नहीं बताएगा और बाहर के समाज के दिशा पे चलेगा कि सिगरेट पीने से कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो 2 महीना कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, उसके बाद आदी हो जाएगा, बाद में कैंसर हो जाएगा। कंसंट्रेशन तो नहीं पैदा हुआ, कैंसर जरूर हो गया।
और आप तो ये बात भी बोलते हो, जो लड़का साधारण जीवन जीता है और जो गर्लफ्रेंड नहीं बनाता वो तो भिखमंगे के हिसाब से जी रहा है। चंद्रमा और सूर्य में, हाँ। दोनों में ताकत किसके पास है? दोनों के पास ही ताकत है। सूर्य के पास है। क्यों चंद्रमा के पास क्यों ताकत नहीं है? पूरा ज्वार भाटा ले आता है पूरा। ज्वार भाटा लाता है करीब आने की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। चमक उसके पास अपनी नहीं है, चमकता वो सूरज की रोशनी से है। अगर सूरज खत्म हो जाए तो चंद्रमा बचेगा? नहीं बचेगा, कोई सवाल ही नहीं उठता। भगवान और स्त्री, ये दो सिर्फ उसके साथ रहते हैं जिसके पास शक्ति है। जो शक्ति है। फिर रावण है, भले ही राक्षस कुल में पैदा हुआ, लेकिन सर काट दे रहा है, तो भगवान शंकर आके उसको दर्शन दे। तो फिर शक्ति का एहसास करना हो। आपका एक नियम और है, जब तक तुम कमजोर हो और डिपेंडेंट हो तब तक तुम्हारा शोषण होता रहेगा। अब आप भी पार्टी के साथ जुड़ गए हो। मैं डिसिप्लिन्ड हूँ। बात तो हुआ है। अरे मैं कहाँ घुमा रहा हूँ, मैं कितना ही डिसिप्लिन्ड आदमी हूँ। मुझे इसके लिए तोहफा मिलना चाहिए, उपहार मिलना चाहिए। मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ। आप तो कहते हो दुश्मन भी होने चाहिए बहुत सारे। हाँ, दुश्मन के बिना आपका कोई वजूद नहीं। क्यों नहीं है ऐसा? नहीं है उस बंदे का दुश्मन नहीं है, क्यों वजूद नहीं है? बहुत बड़ा काम करता है वो लड़का। कौन? साथ वाला। क्यों बना रहे दुश्मन? प्रेम से जियो, प्रेम से रहो, क्यों बनाएंगे दुश्मन? आप बताओ। दुश्मन आप बनाते थोड़ी हो जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान का बेटा बंद हुआ, कितनी ट्रोलिंग हुई उस आदमी की। भयंकर। क्यों? क्योंकि उस आदमी का नाम है भारत में। यार रिक्शा वाले का बेटा बंद हुआ, कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो आप दुश्मन बनाते थोड़ी हो, आपकी उपलब्धि दुश्मन पैदा कर देती है। दुश्मन बनाएंगे मैं थोड़ी करो कि बगल में जा रहा हूँ इनको एक चाटा मार दे कि चेक वाली शर्ट काहे पहनो। ये तो मूर्खता वाली बात हो गई। तो आपके साथ ऐसा हुआ था? ये तो बदतमीजी वाली बात हो गई ना। ये क्यों करना? मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप के विरोध करने वाले लोग नहीं, इसका मतलब आपकी कोई उपलब्धि नहीं। पर आपके साथ तो बचपन में ही हो गया था ना, शायद 18-19 साल की उम्र में हो गया था। आपको किसी ने धर दिया, बोला क्या रंगबाजी में जीते हो। हाँ, तो उसी ने, वही तो मेरा पथ प्रदर्शक बना। वो आपका टर्निंग पॉइंट हो गया क्या? बिल्कुल बिल्कुल टर्निंग पॉइंट होगा कि नहीं यार, ये तो हमें कुछ गलत पढ़ाया जा रहा है, हमारी शिक्षा ही गलत हो रही है। तो आज आप बहुत भारी आदमियों से पंगा ले लिए। नहीं, मैं तो नाम आगे, बता रहा हूँ आपको, नाम बता दूं क्या? मैं तो आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। हाँ। अब जिसको बर्दाश्त नहीं होगा वो विरोध जेल में करेगा। ठूस देता है आजकल तो। कोई फर्क नहीं पड़ता। लोहिया जी कहते हैं नेता या तो रेल में या जेल में। हाँ। अच्छा सर, आप पिता के रूप में कैसे हो? पिता के रूप में मेरा ये पहले सॉरी, यहाँ पे पहले बताओ कि ये चीज सब लड़कों के लिए एप्लीकेबल है कि लड़कियों के लिए भी एप्लीकेबल है? सबके लिए। मेरी 3 बेटियां हैं। हाँ। और उनसे अच्छा मेरा कोई दोस्त नहीं। अभी आई हुई है सब छुट्टियों पे। मुझसे एक ही बात कहती यार पापा, यार तुम पढ़ने के लिए नहीं कहते यार। हमारी दोस्तें सब परेशान है। जैसे मेरी बेटी 10th में, वो अपना आराम से मस्ती से, क्योंकि मैं उससे कहता हूँ कि अगर समझदारी नहीं पैदा हुई तो ये पढ़ाई किसी काम की नहीं है। शिक्षा अगर विजडम नहीं पैदा कर पा रही है, वेस्ट है। तो जो लोग नौकरी करते हैं वो सब बेवकूफ है क्या? ना, ये मैंने कब कहा? मैंने भी तो नौकरी की है। प्रिटेंड हो रहा है ऐसा, मतलब कि भैया नहीं, आपको एंटरप्रेन्योर ही बनना चाहिए, आपको यही करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने भी नौकरी की। मैंने आखिर 20 साल जीवन में नौकरी की, कई इंस्टीट्यूटों में पढ़ा है, वो तो नौकरी ही था ना। लेकिन मैं आगे निरंतर ऑप्शन देखता रहा। मैं कहीं स्टेबल नहीं हुआ कि नहीं बस यही पे जीवन खत्म है। भाई, जो आदमी को 10 करोड़ रुपए साल में मिल रहा हो, उसको क्या जरूरत है बवाल लेने की? वो चुपचाप घर में पड़ा रहेगा। कोई जरूरत है, लेकिन स्थिरता नहीं चाहिए। कुछ काम करते रहना चाहिए, कुछ आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो आपने सीखा है, समाज ने आपको दिया है, वो आप दूसरों को बांटेंगे नहीं। बुद्ध अरहत हुए तो फिर उनको क्या जरूरत थी समाज में वापस आने की? जब वो वापस दान करने के लिए आए, कोई उनके मुंह पे थूक देता था, कोई चांटा मार देता था। पर चूंकि वो बड़ा कॉज लेकर आए थे कि यार मैंने कुछ जाना है, मैं और लोगों को भी दूंगा। बस वही मेरा ख्याल है कि मैंने कुछ जाना है, मुझे उसे बांटना है। अच्छा, आप जीतोगे ये तो श्योर है 5000%। सबसे पहला फोन किसको करोगे? लोग फोन आपको सब करेंगे, पर आप सबसे पहला फोन किसको करोगे? बहुत अच्छा लगा फिर तो सुन के ये बात। मैं सबसे पहला फोन अपनी माँ को करूंगा। वो ऐसे तो नहीं बोले कि तुम नशे में हो, कल फोन करना। पर मैं सबसे पहला फोन अपनी माँ को करूंगा, क्योंकि वो हमेशा मुझसे कहती थी कि कर कुछ नहीं पाओगे तुम,
अब नहीं कहती लेकिन तीसरा मुझे करना। हाँ। दूसरा आप किसी को करना, तीसरा मुझे कर देना आप। नहीं बिल्कुल करूँगा मैं आपके फ़ोन में आप मेरा नंबर सेव करके जाऊँगा आज। एकदम। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। द पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर आप बहुत पावरफुल हैं, इसलिए आप हमारे शो में हैं। आपके साथ एक गीता का शो करूँगा और वो इंग्लिश में करूँगा, और मज़ा आ जाएगा सर। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि साउथ इंडिया को भी हम अपने दायरे में लें और उनको भी लोगों को पता चले। ये तो धन्यवाद हमारे, जो प्रभु हमारे घर पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।